हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RKITI। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर दूसरा। तो लेक्चर पहला हम अपलोड कर चुके हैं टॉप 20 क्वेश्चन का। यह हमारा लेक्चर दूसरा है। ठीक है, अगर आप पहला नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर क्या आवेश होता है? पहला धन आवेश, ऋण आवेश, तीसरा आवेशहीन और चौथा भिन्नात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे आवेश ही नहीं होता है। ठीक है, देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक का सेंटर वाले भाग में होते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है 1.62 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। वही बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये नेगेटिव में होता है। बात करें न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होता है, जीरो। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आवेशहीन। दूसरा देखते हैं, विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है? तो विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयंस के द्वारा होता है। बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर जो चालक होते हैं उसमें होता है। मेटेलिक में होल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, या सेमी कंडक्टर बोले तो सेमी कंडक्टर में इसका प्रयोग होता है। और न्यूट्रॉन तो होगा नहीं। आयन्स के द्वारा, एक पॉजिटिव आयन होते हैं, नेगेटिव आयन होते हैं, उसके द्वारा जो है विद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं तीसरा। जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। तो कांच के टुकड़े को हम जब रेशम पे घर्षण कराते हैं तो घर्षण कराने पर रेशम होगा। रेशम के बारे में पूछा है तो रेशम हमारा ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, और कांच का टुकड़ा जो है धन आवेश हो जाएगा। ठीक, जैसे ये दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रिसिटी। एक जो होता है स्थिर इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्थिर में आपका ये आता है, कांच का टुकड़ा लेकर हम जब रेशम से घर्षण करते हैं तो रेशम हमारा ऋण आवेशित हो जाता है। बात करें कांच का टुकड़ा तो धन आवेशित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कूलॉम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? पहला दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दूसरा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा निर्वात की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 पर निर्भर करता है, चौथा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो कूलॉम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए जो कूलॉम का नियम होता है वह समीकरण होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ Q1 Q2 चार्ज है और R बीच की दूरी है। तो K का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही दिया है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती निर्भर करता है। दूसरा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर पर भी निर्भर करता है। निर्वात की परावैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। तो K का मान जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट पर भी निर्भर कर रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती है। जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है वह खत्म होती है। पहला धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर, दूसरा ऋण आवेश से शुरू होकर धन आवेश पर, तीसरा अनियंत्रित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा पॉजिटिव से होकर निगेटिव पे खत्म होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो खोखला जो चालक होता है उसके बीच में
विद्युतीय जो उसके अंदर होता है, गोला होता है, उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। ठीक है, याद रखेंगे। खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह शून्य होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा एक डॉट 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 राशि है। क्या मतलब स्केलर है, वेक्टर यानी सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा नहीं होता है, परिणाम आवश्यक होता है, और सदिश होती है जिसमें दिशा और परिणाम रिजल्टेंट दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, बिना दिशा का चलने वाली है, किसी भी दिशा में चली जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? तो चालकता यानी क्या होता है? कंडक्टेंस जो जी होता है, जी से सूचित करते हैं, 1/r होता है। ठीक है, 1/r हो जाता है। तो कंडक्टेंस का मात्रक पूछा है। ठीक है, तो जी बराबर 1/r, तो 1/ओम हो जाएगा। ओम जब ऊपर जाता है तो उसे हम महो बोल देते हैं या फिर साइमन बोल देते हैं। ठीक है, महो या साइमन। तो यहाँ पे महो नहीं दिया है चालकता का मात्रक, तो साइमन टिक लगा देंगे। ठीक है, इसका मात्रक महो भी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध R हो जाएगा। तो उसका प्रतिरोध जो है R हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा R2 बराबर ρL/2, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1, 2 को जब सोल्व करेंगे तो R बराबर 3R हो जाएगा, 3L हो जाएगा, यानी 3 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा का मान क्रमशः होता है। यानी प्रतिरोध अगर हमारा समांतर में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? समांतर में पहले तो करंट का मान अलग अलग हो जाएगा। समांतर क्रम में करंट यानी धारा का मान अलग अलग हो जाता है, जबकि उसमें वोल्टेज जो विभव होता है उसका मान समान होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, यानी भिन्न भिन्न एवं समान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भिन्न भिन्न क्या हो जाएगा? करंट का मान हो जाता है, और समान क्या होगा? विभव का मान समान हो जाता है। वही बात करें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? करंट का मान समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समांतर दिया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा होगी। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है वो रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने के लिए होता है। ठीक है, और ये जब बैलेंस होता है तो उस समय इसके जो बीच का जो गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा होती है वह 0 हो जाती है। ठीक है, जब संतुलन अवस्था में होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, इकाई, 0, तीसरा अनंत, चौथा 0.8। तो क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। जब संतुलन की अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर से जो प्रवाहित धारा होती है वह 0 हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से पृथ्वी का धारिता होती है। ठीक है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। इकाई 0, 711 माइक्रोफैराड, अनंत। तो वास्तविक रूप से पृथ्वी की जो धारिता होती है कैपेसिटर, वह अनंत होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र कार्य करता है केवल एसी पर, केवल डीसी पर, एसी डीसी दोनों पर, ना ही एसी पर और ना ही डीसी पर। तो संधारित्र जो है कार्य करता है एसी एवं डीसी दोनों पर। ठीक है, क्योंकि संधारित्र जो कैपेसिटर होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, एक नॉन पोलराइज्ड होता है। जो नॉन पोलराइज्ड होता है उसका एसी में प्रयोग किया जाता है, और जो पोलराइज्ड
कैपेसिटर होता है उसका डीसी में प्रयोग किया जाता है। जैसे डीसी में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एसी में सिरेमिक हुआ, ये सब एसी में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए संधारित्र दो प्रकार का, एसी और डीसी दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? पहला, उसके सतहों के क्षेत्रफल पर। दूसरा, संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच की दूरी पर। तीसरा, दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पर। उपयुक्त सभी। तो संधारित्र सी बराबर ε0 A/d होता है। ये कैपेसिटर का फार्मूला होता है। तो इसमें दिया है सतहों के क्षेत्रफल पर, तो सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एरिया ऑफ क्षेत्रफल के होती है, तो सही है। दूसरा, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, सॉरी यहाँ पे जो सी है ये फार्मूला होता है सी बराबर ε0 A/d होता है। तो उसके सतहों के क्षेत्रफल पर, तो सतह के क्षेत्रफल समानुपाती होता है। दूसरा है संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। तीसरा है दोनों प्लेट के बीच के माध्यम पर, ε0 पर भी निर्भर कर रहा है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु का परावैद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है, तो इसे आप याद रखेंगे, हमेशा 1 से अधिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होता है? तो एक BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो होता है वह 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। इसी को 3.6 × 10⁶ जूल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दशमलव हट गया है तो 5 हो जाएगा। तो इसके बराबर होता है एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। याद रखेंगे 36 × 10⁵ जूल, या 3.6 कर देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है? पहला गैल्वेनोमीटर, दूसरा विद्युत घंटी, तीसरा मोटर, चौथा उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे गैल्वेनोमीटर भी वर्क करता है, विद्युत घंटी भी वर्क करती है, मोटर भी वर्क करता है, इसलिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह 0 होता है, ठीक है। वहीं एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछता तो अनंत हो जाता, ठीक है। याद रखेंगे, तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध जो बोला है तो 0 हो जाएगा, ठीक। अगर यहीं पे दे देता एक आदर्श वोल्टता स्रोत, यानी एक आदर्श धारा स्रोत, अगर स्रोत की बात कर देता तो ठीक उल्टा हो जाता, अनंत हो जाता अमीटर में। अगर स्रोत कर देता, यहाँ पे आदर्श अमीटर दिया है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे आदर्श है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 हो जाएगा। और ठीक उसका उल्टा वोल्ट मीटर का होता है, वोल्ट मीटर कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 19 है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित होता है? तो किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वह किसके संरक्षण पर नियम पर आधारित होता है? तो वह विद्युत धारा के नियम पर आधारित होता है, या चार्ज कंजर्वेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आवेश संरक्षित होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। बात करें किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह किस संरक्षण पे होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, ठीक है। तो पहला जो किरचॉफ का पहला नियम है वह विद्युत धारा या आवेश संरक्षित होता है, और किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं,
ठीक है। पहला श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, दूसरा समांतर में निम्न प्रतिरोध, तीसरा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, चौथा समांतर में उच्च प्रतिरोध। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। जो गैल्वेनोमीटर होता है वोल्ट मीटर में तब्दील करने के लिए श्रेणी क्रम में हम उच्च प्रतिरोध को लगा देते हैं, वहीं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट अमीटर में तब्दील करने के लिए उसके समांतर क्रम में क्या करेंगे, हम समांतर में अमीटर लगा देंगे, कितना 0 अमीटर लगा देंगे, ठीक है। अमीटर का मान निम्न लगा देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, इससे आगे की वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एक बार ज़रूर करिए और अपने दोस्तों का ज़रूर फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी लाभ ले सके। और जो भी ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के हैं, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।